तो ये इसको कहती है तेरा पति तेरा कहना नहीं मानता। मेरे पति को तो मैं जहां कहूं वहीं खड़ा रहता है, 4-4 घंटे पांव तक नहीं हिला सकता। जैसे ही भाई साहब घर पे आए, घर पे आके बोला श्रीमती जी जलपान करवाइए, अंदर से जोर जोर से बर्तन बजने की आवाज आ जाए तो समझ लो यहाँ कोई न कोई उत्प्रेरक आया जरूर होगा और अभिकारक को बहुत ज्यादा ऊर्जा के साथ अभिप्रेरित करके गया है। यदि श्रीमान जी ने दोबारा लोटा मांगा तो लोटा आ सकता है, लेकिन बिना पानी के हवा में उड़ता हुआ। हेलो गाइस, नमस्कार, स्वागत है आपका एक बार फिर से आप ही के अपने YouTube चैनल पर। हाजिर हैं हम आप लोगों की सेवा में एक और नए वीडियो के साथ। लेसन में अपन चर्चा करने वाले हैं जो अपना टॉपिक चल रहा था 10th क्लास का, उसका उस चैप्टर का जो लास्ट टॉपिक है उत्प्रेरक। उत्प्रेरक का मतलब मैंने आपको सुबह बताया था, प्रेरित करने वाला किसी भी काम को। जागन होनी गावे तो गायन हुए, एक साइड में बढ़ कर दे अरे 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 ये मतलब है वो उसको प्रेरित करता है, वो उसको क्या देता है, जोश देता है। अरे संतो अरे ऐसे कहते हैं ना, कोई बात मांटे ना पे करो देव डालो बैठ रहे थे अंठावे, वो हमेशा हमेशा करता रहता है हाँ सा अरे सा हाँ सा। अब वो यदि ऐसे नहीं करेगा तो बात नहीं चलेगी, बात तो फिर भी चलेगी ना। वो करता है, उससे उसको क्या मिलती है, प्रेरणा मिलती है। तो ये जितने भी ऐसे प्राणी पाए जाते हैं उनको उत्प्रेरक कहते हैं। उत्प्रेरक अपन उन पदार्थों को कहेंगे जो रासायनिक अभिक्रिया में बिना भाग लिए, अर्थात इन खुद के ऊपर रासायनिक अभिक्रिया का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, लेकिन ये अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, कम या ज़्यादा कर सकते हैं। उनको अपन किस नाम से जानते हैं, उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। मैंने कहा उत्प्रेरक दोनों प्रकार के होते हैं, नेगेटिव भी होते हैं और पॉजिटिव भी होते हैं। नेगेटिव का मतलब जो अभिक्रियाओं को स्लो कर देते हैं, धीमा, और पॉजिटिव का मतलब जो अभिक्रियाओं को तेज कर देते हैं। और जनरली वे में देखें तो उत्प्रेरक मैंने कहा दोनों प्रकार के होते हैं। एक तो जो हर काम को पॉजिटिव करने का प्रयास करे, अच्छा करवाने का के लिए प्रेरित करे, ऐसे उत्प्रेरकों के अपन बहुत कम सुनते हैं, क्योंकि ढंग की कोई बात बोले वो भेजे में थोड़ी धीरे घुसती है, कम घुसती है। और यदि कोई ज़्यादा ही घुसाने का कोशिश करे ना तो फिर अपन उसको क्या कह देते हैं, ये तो ज्ञान झाड़ रहा है। ज़्यादा ज्ञानी होता है ना उसको ऐसा ही कहा जाता है, लेकिन वो बातें अपने लिए होती क्या है, फायदेमंद है, अपन उनको समझ नहीं पाते हैं। और जो दूसरे वाले होते हैं ना, नेगेटिव की तरफ ले जाते हैं, उल्टे काम करवाने वाले, वो उत्प्रेरक ज़्यादा प्रभावी होते हैं। अमूमन उन उत्प्रेरकों को अपन किस नाम से जानते हैं, चुगल खोर के नाम से जानते हैं। ये उत्प्रेरक ज़्यादा इफेक्टिव होते हैं, इनके पास ज़्यादा क्षमता होती है, इनका और कोई काम नहीं होता है। दिन उगी निकली, दिन ब दिन 4 या 5 अभिक्रिया उत्प्रेरित करी, जब तक इनकी रोटी हजम नहीं होती तब तक ये 5-7 अभिक्रियाओं को प्रेरित नहीं कर देते, है ना। तो ये इधर भी पाए जाते हैं, रासायनिक अभिक्रियाओं में भी कई सारे ऐसे पदार्थ होते हैं, उनको जब अभिक्रिया हो रही है उनके साथ अपन मिला देते हैं, तो मिलाते ही वो अभिक्रिया के वेग को चेंज कर देंगे। और किन अभिक्रियाओं में इनको डाला जाता है, कुछ अभिक्रियाएँ क्या होती है, जैसे HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है, उसको आप NaOH के साथ मिलाओ तो तुरंत विद इन सेकेंड, 1 सेकंड के 100वें हिस्से में अभिक्रिया हो जाती है। अम्ल क्षार के साथ मिलते ही लवण बन जाएगा। इनके लिए उत्प्रेरकों की जरूरत नहीं है, क्योंकि तो वैसे ही बहुत फास्ट होती है। और जो बहुत ज़्यादा स्लो होती है, बहुत ज़्यादा धीरे होती है, सालों साल लग जाते हैं जिनको होने में, उन अभिक्रियाओं के लिए भी उत्प्रेरकों की जरूरत नहीं होती। उत्प्रेरक किन पे काम करते हैं, जो मीडियम रेंज की जो अभिक्रियाएँ होती है ना, जो मध्यम वेग की, 1 घंटे में समाप्त होती है, 2 घंटे में समाप्त होती है, 4 घंटे में समाप्त होती है, उनको भी उत्प्रेरक जो होते हैं वो क्या करते हैं, प्रेरित करने का काम करते हैं। मान लीजिए कोई एक पदार्थ A है, वो पदार्थ B के साथ क्रिया कर रहा है, जिसे एक नया पदार्थ बन रहा है C। इस दोनों पदार्थों के मिलने से इस पदार्थ को बनने में मान के चलते अपन 2 घंटे लगने वाले हैं। तो एक एक्स्ट्रा पदार्थ इन दोनों के साथ मिलाया जाता है, मान लो उसको अपन X मान के चलते हैं, और ये X इनके साथ मिलती ही यदि ये अभिक्रिया 10 से 15 मिनट में समाप्त हो जाए तो फिर इस अभिक्रिया को अपन इस पदार्थ को अपन किस नाम से जानेंगे, उत्प्रेरक के नाम से। मान लीजिए ये कोई ए लड़का है और B भी एक लड़का है, दोनों आपस में बहस कर रहे हैं। बहस कर रहे हैं मतलब लड़ नहीं रहे हैं, केवल बहस कर रहे हैं। एक उत्प्रेरक आ गया बीच में,
अब ये उत्प्रेरक दोनों टाइप के काम कर सकता है, एक तो उनको जमा सकता है, एक उनको प्रेरित कर सकता है। लाप में लूण ना करना, कह ना है ना हमने आग क्यों लाप में लूण ना करने, ये जलते आग में घी का काम करने वाले। अब ये या तो इसको उकसाएगा या इसको उकसाएगा, तीनों गिन्यू ओह तू की है को तीनों गिन्यू ओ देख तीन तक को दे है ना, और जीव का जीवन आपस में भिड़ा दे यार, थोड़ी देर वो इन कूटे अभिक्रिया तुरंत शुरू है ना। हाँ, और इसके ऊपर कोई प्रभाव है नहीं पड़ता है, समझ लो ऐसे सारे प्राणी उत्प्रेरकों की श्रेणी में आते हैं। और दूसरी तरफ मैंने कहा ये तो हो गया अभिक्रिया को बढ़ाना। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जो मान लो अभिक्रिया बहुत तेजी के साथ हो रही है और अपन ये चाहते हैं कि अभिक्रिया इतनी तेजी से नहीं हो, थोड़ी धीमी गति से हो, तो अपन कुछ पदार्थ उसमें ऐसे भी मिलाएंगे जिनसे अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है, कम। ऐसे उत्प्रेरकों को ऋणात्मक उत्प्रेरक कहते हैं। मतलब ये दो लड़ रहे हैं, तीसरा आदमी आ गया, इन दोनों के बीच में अबे रुको रुको, क्या चाहते हो, क्यों लड़ रहे हो, अणमीन हो गए हो, चल सॉरी बोल, अणमीन हो गए हो, चल सॉरी बोल, दोनों मामलो निपटा दिनो। क्रिया तो हुई ना प्रभावित, लेकिन इसने क्रिया को क्या कर दिया, स्लो कर दिया। समझ में आया ना। तो इस प्रकार के जो उत्प्रेरक होते हैं जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, धीमा, उन्हें तो कहेंगे ऋणात्मक उत्प्रेरक। और जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर देते हैं, तेज, उन्हें क्या कह देते हैं, धनात्मक उत्प्रेरक। अब इस क्रिया के अंदर ये बिल्कुल भी प्रभावित नहीं होगा, इसके ऊपर किसी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, ठीक है ना। ये केवल अभिकारक और जो दो अभिकारक बने होते हैं, इन अभिकारकों की ऊर्जा जो अभिक्रिया होने के लिए आवश्यक होती है। मान लीजिए ये दो पदार्थ मिलते हैं, इनको आपस में क्रिया करने के लिए एक निश्चित ऊर्जा चाहिए, तो ये उत्प्रेरक क्या करते हैं, उस निश्चित ऊर्जा को घटा देते हैं, जिससे कम ऊर्जा पे अभिक्रिया शुरू हो जाती है। कम ऊर्जा से शुरू होती है तो अभिक्रिया बहुत तेजी के साथ संपन्न हो जाती है। एक उदाहरण देख लेते हैं। एक पदार्थ है KClO3, इसको गर्म करते हैं, ठीक है, तो ये दो भागों में टूटता है, KClO2 प्लस O2 में। ये एक ऑक्सीजन निर्माण की प्रक्रिया है, यूँ समझ लो आप। लेकिन ये अभिक्रिया बहुत धीमी गति से चलती है, इसको मान के चलो आप संपन्न होने में 3 से 4 घंटे लगते हैं। लेकिन यदि इस KClO3 जो कि सॉलिड होता है, ठोस होता है, इसके साथ MnO2 मिला दिया जाए, मैंगनीज ऑक्साइड, तो ये बहुत जल्दी टूटना शुरू हो जाता है और बहुत तेजी के साथ ऑक्सीजन का निर्माण होना प्रारंभ हो जाता है। मतलब इसने क्या किया, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दिया ताकि कम समय में ही समाप्त हो जाए। तो जो अभिक्रिया 4 घंटे में हो रही थी 15 मिनट में समाप्त हो जाती है। तो इसने क्या किया, अभिक्रिया के वेग को बढ़ा दिया। तो ये क्या हो गया, उत्प्रेरक, जो अभिक्रिया के वेग को बदल दे, घटा भी सकता है और बढ़ा भी सकता है। तो ये हो गया एक अपना उत्प्रेरक। अब इन उत्प्रेरकों को क्या है ना, अलग अलग भागों में बांटा गया है। तो सबसे पहले जो बांटा गया है वो है इनकी भौतिक अवस्था के आधार पे उत्प्रेरकों को 2 भागों में बांटा गया है। इसमें सबसे पहला है समांगी उत्प्रेरक। समांगी उत्प्रेरक का मतलब ये होता है कि यदि उत्प्रेरक की भौतिक अवस्था अभिकारक की अवस्था के बिल्कुल समान होती है। मान लीजिए एक पदार्थ अपन ले रहे हैं ये लिक्विड है, ये किसी अभिक्रिया के द्वारा B में बदल रहा है, और अपन एक उत्प्रेरक काम में ले रहे हैं, वो भी किस अवस्था में है, लिक्विड अवस्था में है। तो अपन इस प्रकार के उत्प्रेरक को क्या कहेंगे, समांगी उत्प्रेरक। लीजिए ये महिला एक, ये दूसरी महिला है, दोनों आपस में बातें कर रही है, तो ये इसको कहती है तेरा पति तेरा कहना नहीं मानता, मेरे पति को तो मैं जहाँ कहूँ वहीं खड़ा रहता है 4-4 घंटे, पाँव तक नहीं हिला सकता। के दिनों स्टेचू, तो स्टेचू रही, के दिनों लोटो लाओ, तो लोटो लाई। ये भी महिला, ये भी महिला, मतलब उत्प्रेरक भी महिला और अभिकारक भी महिला, दोनों की भौतिक अवस्था एक समान, तो उत्प्रेरक कैसा हो जाएगा, समांगी। मतलब ये भी लिक्विड, ये भी लिक्विड। या फिर मैंने अभी थोड़ी देर पहले ही कहा था, जैसे ही भाई साहब घर पे आए, घर पे आके बोला श्रीमती जी जलपान करवाइए,
अंदर से जोर जोर से बर्तन बजने की आवाज़ आ जाए तो समझ लो यहाँ कोई न कोई उत्प्रेरक आया जरूर होगा और अभिकारक को बहुत ज़्यादा ऊर्जा के साथ अभिप्रेरित करके गया है। यदि श्रीमान जी ने दोबारा लोटा मांगा तो लोटा आ सकता है, लेकिन बिना पानी के हवा में उड़ता हुआ। और ये जो उत्प्रेरक होते हैं ना, ये महिलाओं को कुछ ज़्यादा ही प्रेरित करते हैं। ये इनका पुरुषों पे प्रभाव थोड़ा कम होता है, महिला इनसे ज़्यादा उत्प्रेरित होती है। और कई कई तो इतनी उत्प्रेरित हो जाती है, उतनी उत्प्रेरित हो जाती है कि खाना बना के थाली में दे तो देती है, लेकिन मुझे लेनो नहीं आ रहे। इतनी खतरनाक मतलब इनमें पावर होती है उत्प्रेरकों में। तो ऐसा कोई भी दिख जाए तो आप उसको उत्प्रेरक आराम से कह सकते हो। अब आपके दिमाग में कई सारे उत्प्रेरक घूम रहे होंगे कि वो भी उत्प्रेरकन, वो भी उत्प्रेरकन। वो तो सबसे बड़ा उत्प्रेरक जो हर प्रकार की क्रिया को प्रभावित करता हुआ घूमता है। तो एक बात याद रख लें, वो उत्प्रेरक जितने भी होते हैं ना, वो उत्प्रेरक भी कि अपन यदि किसी की 4 अभिक्रिया उत्प्रेरित करते हैं तो अपने घर में 8 अभिक्रिया उत्प्रेरित होगी। इसमें कोई शक, कोई किंतु परंतु नहीं है। इसलिए अपन को अभिक्रियाओं को बिल्कुल भी उत्प्रेरित नहीं करना चाहिए। इसका अपन एक एग्जाम्पल लेते हैं। एक पदार्थ है एथिल एसीटेट, लिक्विड अवस्था में है। जब इसकी अभिक्रिया जल से करवाते हैं तो ये भी लिक्विड अवस्था में है। और वो अभिक्रिया किस माध्यम में हो, यदि अम्लीय माध्यम में हो रही है तो ये बहुत तेजी के साथ होती है और ये एसिटिक अम्ल में टूट जाता है। CH3 COOH और साथ में C2H5OH अर्थात एथेनॉल का निर्माण होता है। ये सममांगी उत्प्रेरक का उदाहरण है, क्योंकि HCl भी लिक्विड है। देखो, उत्प्रेरक सममांगी होगा या विसम्मांगी, ये केवल उसके अभिकारकों की अवस्था के साथ देखा जाएगा, न कि उत्पादों के साथ। कहीं ऐसा हो जाए कि यहाँ पे तो लिक्विड है, इधर 2 लिक्विड है, इधर किसी को सॉलिड दिख जाए और वहाँ इंकलाब जिंदाबाद के नारे लगाने शुरू कर दे, है ना, कि ये तो बिल्कुल भी गलत बात है। हमें तो बताया था सब कुछ लिक्विड होना चाहिए। तो वो कौन से लिक्विड होने चाहिए, केवल अभिकारक। तो ये इस प्रकार के जो उत्प्रेरक होंगे जिनकी अवस्था किनके समान रहेगी, अभिकारकों के समान, उनको अपन किस नाम से जानेंगे, सममांगी उत्प्रेरक के नाम से जानेंगे। एक और अभिक्रिया है सल्फर डाइऑक्साइड की क्रिया ऑक्सीजन से यदि करवाई जाती है NO की उपस्थिति में, तो ये सल्फर ट्राइऑक्साइड में बदल जाते हैं। ये गैस है, ये भी गैस है, और ये नाइट्रोजन ऑक्साइड है, ये भी क्या है, गैस है। तो इन दोनों की अवस्था गैस, ये भी गैस, तो ये भी किस प्रकार का उत्प्रेरक हो गया, सममांगी उत्प्रेरक। यदि भौतिक अवस्था के आधार पर बात करते हैं तो दूसरे प्रकार के उत्प्रेरक क्या है, विसम्मांगी। विसम्मांगी उत्प्रेरक का मतलब ये होता है कि जिनकी भौतिक अवस्था अभिकारकों से अलग हो। जैसे मान लीजिए ये अभिकारक है A + B, ये 2 क्रिया कर रहे हैं, ये सॉलिड है, ये लिक्विड है, और ये यहाँ पे एक उत्प्रेरक अपन मान लेते हैं X, ये गैसीय अवस्था में है। आगे जो भी बने C + D, ठीक है, इनकी अवस्था कोई भी हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि ऐसी स्थिति है जिसमें अभिकारक तो एक कोई जरूरी नहीं है, दोनों भी हो सकते हैं, लिक्विड लिक्विड मान के चलो, फिर आप कहोगे ये दोनों अलग हो गए, फिर एक अलग होना चाहिए, एक दोनों अलग होने चाहिए। भाई सवाल तो आ सकते हैं ना दिमाग में, तो आत्मा का शांत होना जरूरी है, ठीक है। तो यहाँ पे ये एक पदार्थ A है जो दूसरे पदार्थ B के साथ क्रिया कर रहा है, अभिक्रिया के बाद COD बन रहा है। ये लिक्विड फॉर्म में है, ये भी लिक्विड फॉर्म में है। और यदि आपका जो उत्प्रेरक आ रहा है वो किस अवस्था में आ जाए, गैसीय अवस्था में, तो फिर अपन इसको किस प्रकार के उत्प्रेरक के नाम से जानेंगे, विसम्मांगी। जैसे CH2 डबल बॉन्ड CH2, कौन सी है ये गैस, इसकी क्रिया निकिल की उपस्थिति में हाइड्रोजन से करवाई जाती है, तो ये बनता है CH3CH3। एथीन एक गैस है, इसकी क्रिया हाइड्रोजन गैस से करवाई जाती है। निकिल उत्प्रेरक जो कि सॉलिड ठोस होता है की उपस्थिति में, तो एथेन बनता है। ये भी एक प्रकार का क्या है, गैसीय पदार्थ है। ओके, गैस गैस सॉलिड, ये अभिक्रिया को उत्प्रेरित करता है। किस प्रकार का उत्प्रेरक हो गया, विसम्मांगी उत्प्रेरक।
उत्प्रेरक है। इसी प्रकार से जब नाइट्रोजन की क्रिया हाइड्रोजन से करवाई जाती है तो अमोनिया बनता है आयरन की उपस्थिति में। ये गैस, ये भी गैस, ये क्या है, सॉलिड बन रही है गैस। तो क्या हुआ, गैस गैस सॉलिड अलग हो गया ना। अलग हो गया तो किस प्रकार का उत्प्रेरक हो गया, विसंबंगी। नेक्स्ट आता है क्रिया के आधार पे। क्रिया के आधार पे इन उत्प्रेरकों को 4 भागों में बांटा गया है। उसमें सबसे पहला उत्प्रेरक आता है धनात्मक उत्प्रेरक। धनात्मक मतलब जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर दे, बढ़ा दे, और ऋणात्मक मतलब जो अभिक्रिया के वेग को घटा दे। स्वतः उत्प्रेरक का मतलब जो अभिक्रिया के द्वारा बनाया खुद ही पदार्थ उत्प्रेरक के रूप में काम करना शुरू कर दे तो उसे अपन क्या कह देंगे, स्वतः उत्प्रेरक। और जैव उत्प्रेरक जो जैव रासायनिक अभिक्रियाओं में बनते हैं अर्थात एंजाइम। अभी जो पीछे उदाहरण देखे थे उन्हीं को वापस लिख सकते हो आप। नाइट्रोजन की अभिक्रिया हाइड्रोजन से किसकी उपस्थिति में, आयरन की उपस्थिति में क्या बन गया, अमोनिया। ये एक प्रकार का धनात्मक उत्प्रेरक है जो अभिक्रिया के वेग को क्या करता है, तीव्र करता है, तेज करता है। एक सिंपल सा उदाहरण दे रखा है इसमें, वनस्पति तेल में से जब हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है निकेल की उपस्थिति में तो यह बन जाता है वनस्पति घी। वनस्पति घी के निर्माण की, डालडा घी आवे ना बाजार में, डालडा घी गाय भैंस को देने के लिए लाते हैं, है ना, वो ये वनस्पति घी कहलाता है। वो वनस्पति तेलों से बनता है। वनस्पति तेल जो पेड़ पौधों से मिलते हैं, मूंगफली का तेल है, सोयाबीन का तेल है, नारियल का तेल है, इन तेलों से क्या बना दिया जाता है, घी बना दिया जाता है। अंदर से कौन सी गैस प्रवाहित करते हैं, हाइड्रोजन। ये होती है असंतृप्त वसा। जब निकेल की उपस्थिति में उच्च ताप पर इनमें से हाइड्रोजन गैस प्रवाहित की जाती है तो उससे डेल्टा घी बन जाता है। और ये घी स्वास्थ्य के लिए बड़ा ही हानिकारक होता है, बहुत सस्ते में बन जाता है, इसमें ज़्यादा इतना पैसा वगैरह लगता नहीं है। फिर क्या होता है, फिर बड़ी बड़े क्या बोलते हैं इनको, गोदाम, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियाँ, बड़े बड़े गोदाम, उनके अंदर क्या है, एक पीछे फैक्ट्री पकड़ी गई थी, उसमें पीपे पड़े अंदर बहुत सारे खाली, हर पीपे पे अलग अलग कंपनी का नाम है, ये सर्स कंपनी का, ये फलानी कंपनी का, ये फलानी कंपनी का, ये फलानी कंपनी का। घी एक ही जगह से पैक होके आ रहा है ना। कंपनियाँ अलग अलग है, जिस कंपनी का गए उसका ठप्पा लगा के रवन है, जिस कंपनी का गए उस पर ठप्पा लगा के रवन है। सारा घी अंदर कौन सा, वनस्पति घी। अब बाजार में जहाँ लावण हर कोई फंक्शन हुए घर में, घी की तो लाया, घी तो सर्स को लेना आया, जबकि सर्स से ज़्यादा तो ये होता है। तो आजकल जनरली यही घी मिलता है, डिब्बे के ऊपर छाप कोई सी भी हो अंदर से यही निकलता है ना, छाप से कोई मतलब ही नहीं है। तो ये हो गया आपका धनात्मक उत्प्रेरक। दूसरा अपना आता है ऋणात्मक उत्प्रेरक। ऋणात्मक उत्प्रेरकों का मतलब मैंने कहा जो अभिक्रिया के वेग को क्या कर दे, घटा दे। इस प्रकृति के अंदर ऐसे बहुत सारे पदार्थ हैं जिनको बनाने के बाद उनकी क्वालिटी घटती जाती है, धीरे धीरे वो अपघटित होकर के नए पदार्थों में बदलते जाते हैं। तो उनके अंदर कुछ दूसरे पदार्थ मिला दिए जाते हैं जो क्या करते हैं, उस रासायनिक अभिक्रिया को लंबे समय तक धीमा कर देते हैं या रोक के रखते हैं। ऐसे उत्प्रेरकों को किस नाम से जानते हैं, ऋणात्मक उत्प्रेरकों के नाम से। एक पदार्थ होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड जिसका सूत्र होता है H2O2। आप कभी अपने घर पे वो घाव धोने के लेके आए होंगे, कहीं चोट वगैरह दुखनी हो जाता है ना, चोट लग गई कहीं घाव वगैरह हो गया तो उसको धोने के लिए बाजार से एक वो लेके आते हैं अपन शीशी, उसको ऊपर डालते हैं, फिर झाग झाग चढ़ते हैं और वो बहुत सरवरती है मतलब चुभती है ना वो है। तो उसके अंदर ये होता है हाइड्रोजन पेरोक्साइड, ये प्रतिरोधी के रूप में काम में आता है, अर्थात कीटाणुनाशक या कीटाणुओं को मारने के काम आता है। ठीक है, अब ये क्या होता है, यदि लंबे समय तक रहता है ना तो ये H2O में टूटता है, अर्थात पानी में बदल जाता है, और साथ में ऑक्सीजन गैस मुक्त होने लग जाती है। मतलब इसकी क्वालिटी क्या होती है, घटती जाती समय के साथ साथ। तो इसको रोकने के लिए इसमें ग्लिसरॉल मिला देते हैं। ग्लिसरॉल क्या करता है, इसको अपघटित होने से रोकता है, रोका ना उत्प्रेरक। याद रखिए इस चीज को, किसको, हाइड्रोजन पेरोक्साइड CHCl3 क्लोरोफॉर्म का सूत्र होता है
जब ये ऑक्सीजन से क्रिया कर लेता है तो ये टूट जाता है। मिसप्रिंट हुआ? नहीं हुआ? नहीं हुआ। COCl2 और साथ में जल का निर्माण होता है, क्लोरोफॉर्म कहते हैं इसको, ठीक है। ऑक्सीजन से क्रिया करता है, फॉस्जीन बनाता है, एक अत्यंत विषैली और जहरीली गैस, साथ में जल का निर्माण होता है। यदि क्लोरोफॉर्म को खुला छोड़ा जाता है तो क्रिया किससे करता है वो? ऑक्सीजन से। ऑक्सीजन से बनता क्या है? फॉस्जीन, एक अत्यंत जहरीली गैस बनती है और साथ में जल का निर्माण होता है। ये क्या क्लोरोफॉर्म पता है आपको? बेहोशी की दवाई। कहते हैं ना कि बेहोशी की दवाई सूंघा कर इतने लेके रफू चक्कर। आपने फिल्मों वगैरह में ऐसा बहुत सा देखा होगा रे, वो रुमाल पे ऐसे लगा के मुंह पे चिपकाते आदमी बेहोश, वो क्या होता है? क्लोरोफॉर्म होता है। जब ये खुला पड़ा रहता है तो ऑक्सीजन से क्रिया कर करके फॉस्जीन में बदलता है। ये अत्यंत विषैली जहरीली गैस होती है, तो इसको रोकने के लिए इसमें एथेनॉल मिला देते हैं, C2H5OH। अब ये एथेनॉल क्या करता है? ये इसको अपघटित होने से, विघटित होने से, टूटने से रोकने का काम करता है, ताकि इसको लंबे समय तक सुरक्षित रखा जा सके। तो ऋणात्मक उत्प्रेरकों का उपयोग ऐसे पदार्थों को संरक्षित करने में किया जाता है जो समय के साथ अपघटित होते हैं, टूटते हैं, जिनकी क्वालिटी धीरे धीरे क्या होती है? खराब होना शुरू हो जाती है। उससे बचाने के लिए उनके परिरक्षण के रूप में इन ऋणात्मक उत्प्रेरकों का उपयोग किया जाता है। आता है नंबर 3 पे, स्व उत्प्रेरक। बाहर से उत्प्रेरक आए परिवार वालों को उत्प्रेरित करके अभिक्रिया बिगाड़े, समझ में आता है। लेकिन यदि कोई घर के परिवार का ही उत्प्रेरक बन जाए, बन तो सकता ही है ना। कोई भाई भतीजे बुआ बहन में नहीं बने तो उत्प्रेरक तो होते ही है ना, घर में भी होते हैं उत्प्रेरक। तो ये उसको भी प्रेरित करता है, वो उसको भी प्रेरित करता है। मतलब अभिक्रिया हुई, कोई उत्पाद बना और वो उत्पाद खुद ही अभिक्रिया को, अभिकारकों को प्रेरित करना शुरू कर दे, तो स्वयं के बने हुए पदार्थ के द्वारा खुद की अभिक्रिया को ही यदि उत्प्रेरित किया जाता है तो ऐसे उत्प्रेरक को अपन क्या कहते हैं? स्व उत्प्रेरक के नाम से जानते हैं। अभी पीछे अपन एक अभिक्रिया देखी थी, CH3COO C2H5 एस्टर या एथिल एसीटेट कहते हैं इसको। जब इस एथिल एसीटेट की क्रिया किससे होती है? जल से, तो ये बनता है CH3COOH अर्थात एसिटिक अम्ल बनता है, और साथ में C2H5OH एथेनॉल का निर्माण होता है। अभी अपन ने यहाँ पे लिखा था HCl हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, मतलब ये अम्लीय माध्यम में तेजी से होती है। और ये क्या है? ये एसिटिक अम्ल है। जैसे ही ये एसिटिक अम्ल बनना शुरू होता है तो अभिक्रिया का वेग धीरे धीरे क्या होना शुरू हो जाता है? अधिक होना शुरू हो जाता है। मान लो एक बर्तन के अंदर दोनों को लिया हुआ है, ये एस्टर भी ले लिया, साथ में जल भी डाल दिया, और दोनों के बीच अभिक्रिया होना शुरू हुई। तो जैसे जैसे ये बनेगा ना, वैसे वैसे माध्यम कैसा होता जाएगा? अम्लीय होता जाएगा। अम्लीय होता जाएगा तो अभिक्रिया का वेग भी क्या होता जाएगा? अधिक होता जाता है, बढ़ता जाता है। यदि इस प्रकार की कोई अभिक्रिया होती है जिसमें ये खुद ही उत्प्रेरक का कार्य करना शुरू कर दे, तो उस उत्प्रेरक को अपन किस नाम से जानेंगे? स्व उत्प्रेरक के नाम से। प्रकारों में सबसे लास्ट है जैव उत्प्रेरक, चौथे नंबर पे। क्रिया के आधार पे अपन जो उत्प्रेरक पढ़ रहे थे उनमें सबसे लास्ट कौन सा है? जैव उत्प्रेरक। भाई नाम से ही पता चल रहा है, जैव का मतलब जीवों के शरीर में। जीवों के शरीर में जितनी बायोकेमिकल जैव रासायनिक अभिक्रियाएं होती है, उन अभिक्रियाओं को प्रेरित करने के लिए जो उत्प्रेरक काम में लिए जाएंगे, जो उत्प्रेरक प्रयुक्त होंगे, उनको किस नाम से जानेंगे अपन? जैव उत्प्रेरक के नाम से जानेंगे। ये जो जैव उत्प्रेरक होते हैं ना, इनको सामान्यतः एंजाइम के नाम से भी जानते हैं। पाचन तंत्र पढ़ा था अपन ने, उसके अंदर बहुत सारे एंजाइमों का अध्ययन किया था, वो सारे के सारे जैव उत्प्रेरकों के नाम से जाने जाते हैं। आज के सबसे लास्ट टॉपिक, उत्प्रेरक वर्धक। उत्प्रेरक वर्धक नाम से स्पष्ट पता चल रहा है, जो उत्प्रेरकों को भी उत्प्रेरित कर दे। मतलब ये जो चुगलखोर जो प्रजाति घूमती है, इनको भी कोई उत्प्रेरित कर दे, है ना।
मतलब 3-4 अभिक्रियाओं तो वो विपरीत करता है। कोई आ गई नट कसे ला रहे हो, नट टाइट करन के हेटो रही तू, ऐसा होता है कि नहीं होता है ना। तो वे आपस में बात करें कि आज हूँ बांग लंका लगाई है तो हेट रे मैं तेरे हाथ है, तो मैं तेरे हाथ डाला देता है लाभ में लूण ना गणावे। वो टोटल के टोटल किस में आते हैं? उत्प्रेरक वर्धक के अंतर्गत आते हैं। उत्प्रेरक वर्धक उत्प्रेरकों की क्रिया को बढ़ाते हैं। ये रासायनिक अभिक्रिया पे सीधा प्रभाव नहीं डालते हैं। यदि ये दो अभिकारकों से मिल लेंगे, वो लड़ रहे हैं, भिड़ रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उन पे कोई प्रभाव नहीं डालेगा। लेकिन यदि उत्प्रेरक उनके पास में है, उत्प्रेरित कर रहा है, तो ये उस उत्प्रेरक को कहेंगे थोड़ी हिम्मत है ना। उत्प्रेरक वर्धक पीछे अपन ने पढ़ा था कि नाइट्रोजन की क्रिया किससे करवाई? हाइड्रोजन से। किसकी उपस्थिति में? आयरन की उपस्थिति में। तो क्या बना? क्या साहब? अमोनिया बना। यदि इसमें मोलिब्डेनम मिला देते हैं MO, तो जैसे ही मोलिब्डेनम इसमें मिलेगा तो यह अभिक्रिया पहले से भी ज़्यादा तेजी से होना शुरू हो जाती है। लेकिन यदि आयरन नहीं है, केवल मोलिब्डेनम मिलाया जाता है, तो अभिक्रिया के वेग पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। मतलब ये सीधा कभी काम नहीं करेगा। ये केवल और केवल किसको उत्प्रेरित करता है? उत्प्रेरक के काम को बढ़ाता है। इसलिए ऐसे पदार्थों को उत्प्रेरक वर्धक के नाम से जाना जाता है। उदाहरण इसमें, यदि ये अपन ने पीछे देखा था वनस्पति तेल है, इसमें हाइड्रोजन मिला रहे हैं अपन, किसकी उपस्थिति में? निकेल की उपस्थिति में। तो क्या बनता है? वनस्पति घी बनता है। यदि इसमें निकेल के साथ क्या मिला दें? कॉपर, तो अभिक्रिया का वेग और अधिक बढ़ जाता है। तो यहाँ पे कॉपर क्या हो गया? इस निकेल की क्रिया को बढ़ाने वाला, अर्थात उत्प्रेरक वर्धक हो गया। इस पाठ का सबसे लास्ट टॉपिक आता है उत्प्रेरक विष के नाम से जानते हैं जिसको। विष का क्या मतलब होता है? जहर। जो कौन पी गए थे? मीरा। विष रो प्यालो राणे भेजियो, पी गई मीरा गट गटा गट गट गटा गट। तो उत्प्रेरकों के प्रभाव को कम कर दे, उनको उत्प्रेरक विष कहेंगे। जो उत्प्रेरकों के प्रभाव को घटा दे का मतलब ये हुआ कि मान लो एक आदमी है, वो दोनों को लड़ाने की प्लानिंग कर रहा है। मैंने सुना, मैंने कहा हाँ गलत बात नहीं करो, नहीं आवे तो एड़ो काम आमने नहीं करनो, तो उत्प्रेरक की क्रिया क्या हो गई? कम। उससे यदि वो उनको लड़ाने का विचार त्याग देता है तो फिर समझ लो कि उत्प्रेरक विष हो गया। कौन? समझाने वाला। अच्छी बात है। लेकिन उत्प्रेरक विष कहाँ ठीक रहेंगे? उत्प्रेरक विष वहाँ ठीक रहेंगे जो गलत अभिक्रियाओं को रोकने के काम आते हैं। यदि अभिक्रिया फायदे के लिए हो रही है, मतलब दो लड़ रहे हैं, कोई उन्हें रोकने के लिए जा रहा है और बीच में उत्प्रेरक विष आ गया, रुक है तो वो भी उत्प्रेरक विष ही, लेकिन उससे अभिक्रिया पे नकारात्मक प्रभाव भी पड़ सकता है। वही अभिक्रिया है वापस। मतलब इसको तो आप रट ही लो, हर जगह पे काम आई है ये। नाइट्रोजन प्लस हाइड्रोजन बना क्या? अमोनिया। किसकी उपस्थिति में? आयरन की उपस्थिति में। यदि इसमें आप कार्बन मोनोऑक्साइड मिला देते हैं, यदि इसको इस आयरन की उपस्थिति में जब ये अभिक्रिया हो रही है उसमें अपन कार्बन मोनोऑक्साइड प्रवाहित कर देते हैं, तो अभिक्रिया का वेग क्या हो जाता है? घट जाता है, कम हो जाता है। मतलब इसने इस आयरन के प्रभाव को क्या कर दिया? कम कर दिया। अर्थात इसको आप किस नाम से जान सकते हैं? उत्प्रेरक विष के नाम से जान सकते हैं। जो उत्प्रेरक का गला घोंटने का काम करता है। अब इसमें गुस्सा क्यों कर रहा है? मैंने कहा उत्प्रेरक का गला तो यूँ कर रहा, यूँ थोड़ी है यार, घोंटने का काम करता है। मतलब ये उत्प्रेरक की क्रिया को रोकता है। इसका मतलब ये हुआ कि इसको उत्प्रेरक ने बहुत परेशान करके रखा हुआ है और ये चाहता है ये कैसे भी करके उस उत्प्रेरक का, ऐसा नहीं होता भाई। अबे तू तो खुद ही सबसे बड़ा उत्प्रेरक लग रहा है मेरे को, तो कितनी अभिक्रिया उत्प्रेरित कर दो वही तू तो। आज के इस लेसन के लिए इतना ही पर्याप्त है। मिलेंगे एक नए लेसन में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप अपने आप को खुश रखिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए और हमारी पाठशाला की तरफ आते जाते रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।